पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ है, अर्थशास्त्र की विशेषताएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में जाना, और अर्थशास्त्र एक कला है अथवा विज्ञान है अथवा दोनों के रूप में किस प्रकार हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमने जाना। ये जो हमारा दूसरा अध्याय है, इसमें हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करना है। इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक समस्या है क्या, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जैसा कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होते हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं वो ज़्यादातर सारे सीमित होते हैं। तो इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं होता है कि वो अपने नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक साधन नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हर अर्थव्यवस्था के पास साधन जो है वो सीमित है। उत्पादन के जो भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, उनकी मात्रा क्या है, लिमिटेड होती है। लेकिन हर अर्थव्यवस्था में जो नागरिक है उन सब की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है, असीमित होती है। हर व्यक्ति हर समय में बहुत कुछ चाहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय में पूरा किया जा पाना संभव नहीं होता। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने चुनाव की समस्या आती है कि हम सीमित साधनों के द्वारा किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें, किन को हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं और किन का हम स्थगन कर सकते हैं, अर्थात किन आवश्यकताओं की पूर्ति हम करना बंद कर सकते हैं, कौन सी आवश्यकताओं को हम छोड़ सकते हैं। इसलिए हर अर्थव्यवस्था के सामने यह जो चुनौती आती है, यही चुनौती क्या कहलाती है, चुनाव की समस्या कहलाती है। और यही चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि कितने साधन जो है हमने, उत्पादन के जो साधन है, कितनों को हमने किस क्षेत्र में लगाना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है। यह सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था के सामने आती हैं। आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की आर्थिक वृद्धि और उनके वितरण से होता है। हम परिभाषा के आधार पर इसे और समझने का प्रयास करें कि लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन सब साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा पूरा करना है, और जो साधन सीमित तो हैं लेकिन इसके साथ ही साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं। एक साधन को एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए हमारे सामने चुनाव की समस्या आती है और यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। अब मुख्य बात है कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है, क्यों ये आर्थिक समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने प्रकट होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी आवश्यकताएं समय, फैशन, रुचियों इत्यादि के द्वारा प्रभावित होती है और समय समय पर इनकी मांग बढ़ती जाती है, इनका मांग का स्वरूप बदलता जाता है। किसी समय में हम ब्लैक एंड वाइट टीवी पाने के लिए बहुत आतुर हुआ करते थे। अगर किसी गांव में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उनका स्थान रंगीन टीवी ने ले लिया। रंगीन टीवी से एलसीडी आ गई, एलसीडी से एलईडी आ गई और अब स्मार्ट टीवी आ गए। अर्थात मांग के स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है और इसके साथ साथ हमारी मांग बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दूसरा, सीमित या दुर्लभ साधन, कि जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन हैं वो हमेशा सीमित और दुर्लभ होते हैं। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मांग होती है वो इनकी पूर्ति से हमेशा ज़्यादा होती है। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित समय में साधनों की उपलब्धता उनकी मांग से कम होती है। इसके लिए भी हमारे सामने चुनाव की समस्या यानी कि आर्थिक समस्या आती है। तीसरी बात, वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस, कि प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वे अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करें। जैसे कि दूध का उदाहरण ले लें। एक हमारे पास, एक गृहस्थ के पास, मान लीजिए एक फैमिली के पास दिन का 1 लीटर दूध आता है।
अब रिसोर्स हमारा लिमिटेड है 1 लीटर के लिए, लेकिन आवश्यकताएं कितनी सारी हैं कि हम दूध से चाय बना के पी सकते हैं, दूध को वैसे भी पी सकते हैं, दूध से खीर बना सकते हैं, दूध से हम मक्खन बना सकते हैं, दूध से हम क्या कर सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, दही जमा सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। इसलिए उस गृहस्थ को क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति तत्काल किए जाने की ज़रूरत है, इसलिए बाकी आवश्यकताओं को वो टाल देगा। तो उसके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो यही चुनाव की समस्या अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या कहलाती है। तो आर्थिक समस्या क्या है और क्यों का उत्पन्न होती है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थात वह प्रणाली जिसमें एक देश के सभी लोग क्या करते हैं, एक देश के नागरिक क्या करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, धन प्राप्त करते हैं। वो सारी क्रियाएं, वो सारी जो क्रिया है किसके अंतर्गत आती है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। मुख्य रूप से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी बात, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, और तीसरी बात, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो पहली समस्या की ओर बढ़ते हैं कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब हमें पता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास जो साधन होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। इसलिए हर अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहली समस्या यही आती है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे अधिकतम लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की प्राथमिकता क्या होती है, अधिक से अधिक लोगों का अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, कि लोगों का अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। प्रत्येक राष्ट्र के, प्रत्येक सरकार का उत्तरदायित्व यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जा सके लोगों का। तो इसके लिए इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य जो कारण है वो आवश्यकताओं की तुलना में साधन का सीमित होना और इनके वैकल्पिक प्रयोग होना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए तथा किन का त्याग किया जाए, और जिन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है उनके संबंध में भी 2 बातें हमें तय करनी पड़ती हैं। पहली तो यह कि हमें कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं वस्तुएं, कुछ वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं और कुछ किस में आती हैं, पूंजीगत वस्तुओं में। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चीनी, कपड़ा, गुल, यानी वो सारी चीज़ें हम जिन्हें डायरेक्ट उपभोग कर सकते हैं, जिनका डायरेक्ट कंजम्पशन किया जा सकता है। और पूंजीगत वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के निर्माण में काम आती हैं। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, बिल्डिंग्स, ये सारी क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। तो हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है या भौतिक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है या दोनों का उत्पादन करना है। इसी प्रकार यह भी चुनाव करना पड़ता है कि हमें युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करना है या शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो पहला तो निर्णय यही लेना पड़ेगा। पहली समस्या तो यही है कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, और इसी में जो दूसरा पॉइंट है कि अब हमने ये निर्णय कर भी लिया कि हमने क्या उत्पादन करना है, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसे कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तो अब जब हमने यह तय कर लिया, मान लीजिए हमें उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन करना है और पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, तो हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उत्पादन के जो साधन हैं वो लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें उत्पादन के साधनों के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन करना है और उपभोक्ता वस्तुओं में हम कितने साधन लगाकर कितना उत्पादन करना चाहते हैं। इसी प्रकार शांति काल के लिए हम कितना उत्पादन करना चाहते हैं और युद्धकालीन वस्तुओं का कितना उत्पादन करना चाहते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने जो पहली मुख्य समस्या आती है वो कौन सी है, किन वस्तुओं का तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी जो समस्या है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अब दूसरी मुख्य समस्या का संबंध आता है तकनीक से, कि कौन सी तकनीक के द्वारा उत्पादन किया जाए। जब हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम कौन सी वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करने वाले हैं, तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न आता है, दूसरी समस्या आती है कि वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए 2 प्रकार की मुख्य रूप से तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक, एक पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक कौन सी होती है, श्रम प्रधान तकनीक वो जिसमें श्रम का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक वो जिसमें पूंजी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो हमारे देश में पूंजी की जो उपलब्धता है वो थोड़ी कम है और श्रम की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है। तो हमारे यहाँ अगर हम
श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उससे हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे। और क्योंकि हमें सीमित साधनों का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसलिए पूंजीगत पदार्थों की जो उपलब्धता है वो कम है, तो हमें पूंजीगत तकनीक का प्रयोग कम करना चाहिए, श्रम की तकनीक का प्रयोग हम अधिक कर सकते हैं। तीसरी बात, जो तीसरी मुख्य समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। वास्तव में उत्पादन स्वउपभोग के लिए करना है या बाजार में वितरण के लिए करना है। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से होता है। इसके मुख्य रूप से दो पहलू हैं। प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है। इसका अभिप्राय है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। इसका संबंध आय की वितरण की असमानता की समस्या से भी होता है। दूसरा, वितरण की समस्या का एक दूसरा कार्यात्मक वितरण है, और इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों, उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी में जो उत्पादन है उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इन तीन केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताया है। इसके अलावा स्टिगलर, लेफ्टविच जैसे अर्थशास्त्रियों ने दो और समस्याओं के बारे में भी बताया है, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। पहला है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। एक अर्थव्यवस्था की अगली मुख्य समस्या सभी साधनों का पूर्ण उपयोग करना अर्थात पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, हमारे पास भूमि तो है लेकिन उस पर हम कुछ काम नहीं कर रहे, वो भूमि खाली पड़ी हुई है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, इसलिए सीमित साधनों का उपयोग ना करना या उनका कम उपयोग करना भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, हानिकारक स्थिति होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, कोई भी साधन बिना उपयोग के ना रहे और ना ही उनका उपयोग कम हो। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था अनैच्छिक एवं अन्य प्रकार की बेरोजगारी का दूर करने का प्रयत्न करती है, और एक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमत स्थिरता भी बनी रहे। और इसके अलावा जो दूसरी अन्य समस्या के बारे में बताया गया वो है साधनों का विकास कैसे हो, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक अन्य मुख्य समस्या उत्पादन के स्तर में वृद्धि करना है। इस समस्या को ही आर्थिक विकास की समस्या कहा जाता है। आर्थिक विकास हम जानते हैं, आर्थिक विकास क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि, पर कैपिटा इनकम में कंटिन्यूअस वृद्धि होते जाना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या होती है कि अपनी उत्पादन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए जिससे उत्पादन अधिक किया जा सके। एक अर्थव्यवस्था तकनीकी प्रगति करके या तो तकनीक में सुधार कर ले, तकनीक अच्छी करे, या नई वस्तुओं का उत्पादन करके भी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है, और पूंजी निर्माण कब होगा, जब हम वर्तमान उपभोग का त्याग करेंगे, उसमें से कुछ सेविंग करेंगे, बचत करेंगे, और उस बचत से हम पूंजी निर्माण करेंगे। अतः आर्थिक विकास की जो लागत है वो भावी विकास के लिए वर्तमान उपभोग का त्याग है। आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक न्याय तथा समानता के लक्ष्य की भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो यह था किसी भी अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन। इसके बाद विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन रूप पाए जाते हैं। पहला बाजार अर्थव्यवस्था, या जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है, और बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह निर्णय उत्पादक किस आधार पर लेते हैं, यह बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कि निजी क्षेत्र का बोलबाला होता है, निजी क्षेत्र को उत्पादन के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है, उत्पादन के साधनों पर अधिकार निजी क्षेत्र का होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारे प्रश्न, इन सारी समस्याओं का जो फैसला है वो निजी क्षेत्र स्वयं करता है। तो उत्पादक निजी क्षेत्र से होंगे तो वो किस लिए उत्पादन करते हैं, निजी क्षेत्र के उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। इसलिए वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेंगे जिनकी मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। ऐसी वस्तुओं को उत्पादक क्या करेंगे, अधिक कीमत पर बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। उत्पादक उन आगतों का प्रयोग करेंगे जिनके उत्पादन लागत जिनकी कम से कम लगे ताकि उन्हें लाभ अधिकतम प्राप्त हो सके। तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक वर्ग उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी कीमत अधिक देने की क्षमता होती है ताकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके।
दूसरी जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है और यह सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है और ऐसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकारी अथवा सरकार के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। और हम पहले भी पढ़ चुके कि किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, अधिक से अधिक कल्याण करना लोगों का। ये भावना किसी भी राष्ट्र की, किसी भी सरकार की रहती है। इसलिए वो उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार करते हैं, उत्पादित वस्तुओं का वितरण इस प्रकार करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक उनकी पहुंच हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके। और हमारे देश में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जो आम आदमियों तक जिनकी पहुंच बन सके, और श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ श्रम की उपलब्धता बहुत अधिक है। इसके अलावा तीसरी जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है ताकि उत्पादन, उपभोग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके। अब हमने दो स्वरूप अर्थव्यवस्था के पहले पढ़ लिए। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण समाहित होते हैं। अर्थात यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को उत्पादन का स्वामित्व प्रदान किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट को उत्पादन का स्वामित्व प्राप्त होता है, इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र पर, निजी क्षेत्र पर सरकारी निगरानी बनी रहती है। उन्हें अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए हुए होते हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का सामाजिक कल्याण किया जा सके। इस प्रकार तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने आज अध्ययन किया।